कहानी में जाने से पहले मैं आपको इसका संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। यह एक युवा लड़के के बारे में है जो अपनी माँ को देखने का सपना देखता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। उसे खोजने के लिए वह अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ता है, खतरनाक दुनिया में कदम रखता है जो राक्षसों और दानवों से भरी हुई है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में कई सैनिक कुछ खोज रहे हैं। उनके पास बंदूकें हैं और उनकी दिखावट से लगता है कि वे उन्नत आधुनिक तकनीक से लैस हैं। वे वस्तु की सावधानी पूर्वक और पूरी तरह से खोज कर रहे हैं। एक सैनिक पूरे कमरे को स्कैन करता है, जिससे उसे हर चीज की सही स्थिति का पता चल जाता है। अंत में उन्हें जिसकी तलाश थी वह मिलता है। एक अजीब सा छोटा बच्चा असामान्य दिखता है, बहुत लंबे बाल और उसके हाथों और पैरों पर चोटें हैं। सिपाहियों को देखते ही बच्चा गुस्से से भर जाता है और जोर से गुस्से में दहाड़ता है। लेकिन बच्चा भागने की कोशिश करता है, एक सैनिक के पास से फिसलते हुए। हालांकि उन्होंने उसके ऊपर एक जाल फेंका, उसे बिना गोली चलाए पकड़ लिया। वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि वह सिर्फ एक छोटा बच्चा था। दृश्य बदलता है और हम एक अलग कमरे को देखते हैं जो रोशनी से भरा हुआ है। कमरे में एक ब्रश और एक बिस्तर दिखाई देता है। फिर हम उसी बच्चे को बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। उसकी आंखें खुली हैं। शायद उसके चेहरे पर पड़ती धूप ने उसे जगा दिया। उसके लंबे बाल काट दिए गए थे, संभवतः सैनिकों द्वारा। सूरज की किरणों से जागकर बच्चा उठता है और हैरानी में इधर उधर देखता है। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है या क्या हो रहा है। फिर हमें वह जगह दिखाई जाती है जो वास्तव में एक बच्चों का सुरक्षा क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि पहले जो सैनिक दिखाए गए थे वे वास्तव में बचाव टीम का हिस्सा थे। युद्ध के कारण बच्चों को इस जगह पर लाया गया था ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। आप इसे एक अनाथालय की तरह सोच सकते हैं जहां सभी बच्चों की देखभाल की जाती है। लड़का बिस्तर से उतरता है और हम देखते हैं कि उसकी टांगें निशानों से ढकी हुई हैं। हालांकि उसके घाव ठीक हो चुके लगते हैं, केवल निशान बाकी हैं। धीरे धीरे वह चलना शुरू करता है। यह छोटा लड़का इमारत में अकेला रहता है। संभवतः उसके माता पिता युद्ध में मारे गए। हालांकि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है। यह लड़का इस नई जगह को देखकर हैरान हो जाता है। सावधानी से चलते हुए इधर उधर देखता है। वह अपने कपड़ों पर ध्यान देता है जो बिल्कुल नए हैं और महसूस करता है कि उसे भोजन और रहने के लिए एक साफ कमरा दिया गया है। आराम के बावजूद लड़का अपना अधिकांश समय अकेला बिताता है। अक्सर खुले आकाश के नीचे एक पहाड़ी पर बैठकर अपने विचारों में खोया रहता है। जब वह उन सभी घटनाओं पर सोचता है तो अचानक छोटे बच्चों का एक समूह उसके पीछे से आता है। वे उसे अजीब, बेचैन करने वाले तरीके से बात करते हैं, उसे उनके साथ खेलने का आग्रह करते हुए। उनके अजीब व्यवहार से चौंक और डरे हुए लड़का जम गया। यह नहीं जानता कि क्या करे। लड़के ने एक अजीब चेहरा बनाया और जमीन को घूरा, जिससे बाकी बच्चे डर गए और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गए। वह अक्सर ऐसा व्यवहार करता था क्योंकि वह इमारत में अकेला रहता था और समय के साथ थोड़ा जंगली हो गया था। डरे हुए बच्चे गायब हो गए, उसे फिर से अकेला छोड़कर। अचानक एक पीला तितली धीरे से उसके बालों पर आ गई। उत्सुक होकर वह उसके साथ खेलने लगा, जमीन पर रेंगते हुए उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगा। इस बीच अनाथालय के अंदर से एक लड़की खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी टांग जख्मी लग रही थी और उसने पास खड़ी एक और लड़की से पूछा, क्या वह लड़का बात कर सकता है? दूसरी लड़की ने जवाब दिया, नहीं, वह अभी बात नहीं कर सकता। उसने बात करना नहीं सीखा है। लड़की ने कहा, फिर भी ऐसा लगता है कि वह लोगों की कहीं हर बात समझता है। शायद वह किसी से बात करने से डरता है क्योंकि यह जगह उसे परिचित नहीं लगती। उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बचाव दल ने उसे यहाँ लाया और बताया कि वह लड़का जानवरों के बीच बड़ा हुआ है, इसलिए उसका कुछ व्यवहार थोड़ा जंगली लगता है। उसे इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। दोनों लड़के को देखते रहे जो उनके वार्तालाप से अनभिज्ञ अपने ही संसार में मग्न था। लड़की ने गर्मजोशी से हंसते हुए कहा, ये लड़का बिल्कुल मोगली जैसा है ना? उसकी कहानी इतनी मिलती जुलती है। ऐसा लगा कि उसे लड़के से लगाव हो गया है। अचानक अनाथालय की घंटी बजी और सभी बच्चे अपनी शिक्षिका की ओर दौड़ पड़े, उत्साह से हंसते हुए। शिक्षिका उनके प्रायोजकों द्वारा भेजे गए पत्र दे रही थी। बच्चों को इतने खुश देखकर लड़का उलझन में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतने खुश क्यों हैं या शिक्षिका उन्हें क्या दे रही है। उसी समय नारंगी रंग के बाल और आंखों वाली एक लड़की पास में खड़ी थी। उसे उलझन में देखकर उसने समझाया, ये उनके प्रायोजकों से पत्र हैं। लड़के ने उसे उलझन में देखा, स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। लड़की ने आगे कहा, कभी कभी प्रायोजक उपहार भी भेजते हैं। लड़का अभी भी खोया हुआ दिख रहा था, उसे खाली नजरों से देख रहा था। यह देखकर लड़की ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले गई, जबकि समझाते हुए कहा, एक स्पॉन्सर एक वो व्यक्ति होता है जो हमारी देखभाल करता है। उसने उसे एक मानव की तस्वीर दिखाई और जैसे वह एक छोटे बच्चे को समझा रही हो वैसे सब कुछ समझाने लगी। उसने जोड़ा, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बहुत बुरे भी हो सकते हैं। उसकी आवाज में दया और गंभीरता दोनों थी क्योंकि वह लड़के को इस नए संसार को समझाने की कोशिश कर रही थी। भोजन के दौरान भी लड़की प्रायोजकों के बारे में समझाती रही। समय के साथ लड़का और लड़की अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेलते, साथ में पढ़ते और अपनी जिंदगियां साझा करते।
एक रात लड़की ने उसे एक सच्चाई बताई। उसने कहा, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उसने मुझसे वादा किया कि वह 100 दिनों में मुझे लेने आएगी। उसकी आवाज दुख से भारी थी। मैं उसके वापस आने और मुझे घर ले जाने का इंतजार कर रही हूँ, उसने जोड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा दोनों झलक रही थी। उसका उदास चेहरा देखकर लड़के को भी दुख हुआ। वह चुपचाप आकाश में तारों को देखने लगा, जैसे उनसे जवाब मांग रहा हो। एक दिन उनके शिक्षक ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। ग्वेन यू, एलियंस। उसने एक काल्पनिक कहानी सुनाई जिसमें कहा गया कि एक बार एलियंस पृथ्वी पर आए और उन्होंने मनुष्यों को बनाया। एलियंस और इंसान दोस्त बन गए, साथ में मिलकर शांति से रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी कल्पनाएं ऐसी अद्भुत विचारों से भर रही थीं। दुनिया। अनाथालय में एक जिज्ञासु लड़का, बहुत होशियार और जिज्ञासु, एक दिन एक अजीब किताब पर एक नजर डाली। किताब में एलियंस के बारे में एक कहानी थी। जब उसने इसे पढ़ा तो वह इसे सच मानने लगा। उत्साहित होकर उसने अपने दोस्तों के साथ कहानी साझा की। कहानी में बताया गया कि कैसे एलियंस एक बार पृथ्वी पर आए थे और उसे जीतने का इरादा किया था। इंसानों ने परमाणु हथियारों से जवाब दिया, लेकिन एक एलियन इतना गुस्सा हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी को निगल लिया। तब से इंसान उस एलियन के पेट के अंदर रह रहे हैं। अगले दिन प्रायोजकों ने सभी बच्चों को पत्र भेजे। आश्चर्यजनक रूप से लड़के को भी एक पत्र मिला। उसने अचरज में उस पर नजर डाली, यह सोचते हुए कि उसे पत्र किसने भेजा होगा। उसी समय शिक्षक ने उसका नाम लिया, मोरी। ये पहली बार था जब हमने लड़के का नाम सीखा। मोरी ने पत्र को उत्सुकता और उलझन के साथ देखा। अचानक उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा, उसकी दोस्त लड़की वहाँ खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह गहरी भावनाओं के साथ उसे देख रही थी, अनियंत्रित रूप से रो रही थी, जिसका कारण मोरी समझ नहीं पाया। लड़की अपने छोटे अस्थायी घर में भाग गई, जहाँ उसने अपने लिए एक आरामदायक छोटा स्थान बना रखा था। अंदर जाते ही वह रो पड़ी। मोरी अपनी दोस्त के बारे में चिंतित उसके पीछे गए और धीरे से पास गए। हालांकि उसने पुकारा, मुझसे दूर रहो। उसका दिल किसी इतनी दर्दनाक चीज से टूटा हुआ लग रहा था कि वह किसी को अपने पास नहीं चाहती थी। लेकिन मोड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उसे खुश करने का निश्चय करके वह गोल गोल घूमने लगा, जैसे एक फिरकी। लड़की अभी भी रो रही थी, उसे अविश्वास से देख रही थी, उसके कार्यों को सोचते हुए। अपनी आंखों में आंसू होने के बावजूद वह उसकी बेवकूफी भरी हरकतों से थोड़ी उलझन में थी। जब घूमना काम नहीं आया तो मोरी ने अपनी जेब से आधा कुकी निकाला। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने उसे देने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि शायद इससे उसके आंसू रुक जाएंगे। उसने कुकी को देखा। कैन हैरान थी कि उसके पास देने के लिए सिर्फ यही था, लेकिन उसकी ईमानदार कोशिश देखकर वह ज्यादा देर तक उदास नहीं रह सकी। उसका रोना कम हो गया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने लगी। हालांकि यह ज्यादा नहीं था। मोरी की आधी खाई हुई कुकी और उसे खुश करने का उसका मजाकिया संकल्प यह दिखाने के लिए काफी था कि वह अकेली नहीं है। लड़की ने आधी खाई हुई कुकी को अपने हाथों में पकड़ा। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, 100 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे लेने कभी नहीं आई। शायद वह सोचती है कि मैं गिन नहीं सकती, लेकिन मैं हर एक दिन गिनती हूँ। 100 दिन बीत चुके हैं और उसने मुझे एक भी पत्र नहीं भेजा। उसकी आवाज टूट गई जब उसने आगे कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वह अनियंत्रित आंसुओं में फूट पड़ी। उसका दुख कमरे में फैल गया। मोरी अपनी दोस्त को इस दर्द में देखकर बिना कुछ कहे उसके पीछे चुपचाप बैठ गया, जैसे कि उसे दिखाना चाहता हो कि वह सच में अकेली नहीं है। उसका यह मौन सहारा उसके दिल को छूने लगा और वह अपने आंसुओं के बीच हंसने लगी। आंसू, तुम बहुत अजीब हो मोरी, उसने सुड़कते हुए कहा। उसकी भावनाएं उदासी से कृतज्ञता के बीच बदल रही थीं। थोड़ी शांत होने के बाद उसने अपनी आंखें पोंछी और कुकी की ओर देखा। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं इसे नहीं खा सकती, क्या तुम इसे चाहते हो? मोरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने उसकी ओर देखा, उलझन और भावुक होकर। इस पल में उससे यह पेशकश करने की उम्मीद नहीं की थी। उदासी। मोरी ने अपने दोस्त के हाथ में कुकी को देखा। उसके हर आंदोलन का पीछा करते हुए उसके मुंह में पानी आ रहा था। जब भी उसका दोस्त कुकी को एक ओर करता, मोरी की निगाहें वहीं लग जाती। उसके चेहरे पर भूख पूरी तरह से झलकती थी। उसके दोस्त ने यह देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। वे दोनों हंस पड़े। दीवार पर उनकी परछाइयां पल भर को झलमला गईं। उस पल की खुशी दिखा रही थी। कुछ देर बाद मोरी के दोस्त को वह पत्र याद आया जो मोरी को मिला था। मैं तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ, उसने कहा, ये समझते हुए कि मोरी शायद पढ़ नहीं सकता। पत्र लेकर उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, जबकि मोरी अपने दोस्त के कंधे के ऊपर झुककर कागज को उत्सुकता से देखता रहा। पत्र में बस लिखा था, हेलो वहाँ, बस इतना ही, कोई नाम, कोई व्याख्या नहीं। मोरी का दोस्त भ्रमित होकर भौहें ताने। बस इतना ही? उन्होंने पत्र को प्रकाश में उठाकर उसमें किसी छिपे हुए संदेश की जांच की। अचानक लिफाफे से कुछ बाहर निकल आया और जमीन पर गिर गया। मोरी की तेज नजरों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वह उसे उठाने के लिए झुक गया। यह था
एक सुंदर नीला फूल, नाजुक और हल्की चमक लिए हुए, मानो इसके पास कोई विशेष अर्थ हो। मोरी ने इसे ऊपर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति विस्मय और उत्साह से भरी हुई थी, मानो फूल खुद ही कोई खजाना हो। मोरी फूल को आश्चर्य से देख रहा था, जैसे उसने कभी इतना सुंदर कुछ नहीं देखा हो पहले। बाद में दृश्य रात में बदल जाता है, जहाँ मोरी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कमरे में अन्य बच्चे गहरी नींद में हैं, लेकिन मोरी जागे हुए हैं, फूल को अपने हाथों में थामे हुए। वह इसे देखते हुए ही बेहद खुश महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने फूल को सूंघा और उसकी खुशबू इतनी अद्भुत थी कि जैसे वह फूलों से भरे बगीचे में पहुंच गए हों। बाद जबकि मोरी सो गई क्योंकि समय काफी देर हो चुकी थी। अगला दृश्य सुबह का है, जहां मोरी का शिक्षक जोर से चिल्ला रहा है ताकि बुला सके उसे। शिक्षक ने घोषणा की कि मोरी के लिए एक पत्र आया है और पत्र के साथ बड़े डिब्बों में कई उपहार भी आए हैं। अन्य बच्चे इतने सारे उपहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उत्साहित होकर वे सभी मोरी के पास उसके उपहार देखने के लिए दौड़ पड़े। सामने खड़ी एक लड़की ने कहा कि उसने पहले कभी इतने रंगीन पेंसिल नहीं देखे, और एक लड़के ने जोड़ा कि गुड़िया बहुत महंगी लग रही थी, ऐसी चीज जो उसने कभी नहीं देखी थी। इस बीच मोरी का दोस्त पत्र पढ़ने लगा, लेकिन मोरी के दोस्त के लिए पत्र पढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि हस्तलिपि बहुत खराब थी। पत्र में केवल सरल शब्द थे, जैसे नमस्ते और आप कैसे हैं। इस बीच सभी बच्चे मोरी के उपहारों से खेल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई इतनी महंगी उपहार क्यों भेजेगा, और मजाक कर रहे थे कि इंसान अचानक से इतने दयालु कैसे लगने लगे। लड़की ने कहा, शायद जिसने ये उपहार भेजे हैं वह मोरी का कोई रिश्तेदार है और उसे अच्छी तरह जानता है। दूसरी ने कहा, जो भी हो वे निश्चित रूप से बहुत अमीर होंगे, बस इन उपहारों को देखो। हालांकि मोरी ने उनकी बातचीत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान रंगीन पेंसिलों पर था जो उसे बहुत ही शानदार लग रही थी। जिज्ञासावश उसने एक पेंसिल उठाई और उसे खाने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह शायद खाना है। उसके दोस्त ने तुरंत उसे रोका, कहने लगे, तुम इसे नहीं खा सकते, तुम बेवकूफ। फिर उसने मोरी को पेंसिल का उपयोग कागज पर चित्र बनाकर दिखाया और समझाया, ये ड्राइंग के लिए है। ये सुनकर मोरी चौंक गया और उसके चेहरे पर वह देखा जा सकता था। खिड़कियों से धूप आ रही थी और मौसम था खूबसूरत। दिन का फायदा उठाते हुए सभी बच्चों ने मिलकर अपने कपड़े धोने का फैसला किया। बच्चे एक बाल्टी में अपने कपड़े धो रहे थे। उनके हाथ इतने छोटे थे कि उन्होंने कपड़ों पर अपने पैर रखकर उन्हें रौंदा। पैरों से नाचने का नाटक करते हुए हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उन्हें यह बहुत मजेदार लगा और वे हंसते रहे, कहते हुए कि कपड़े कितने मुलायम और नरम महसूस हो रहे हैं जब वे उन पर पैर रख रहे थे। मोरी का दोस्त हालांकि उलझन में देखते हुए बोला, इसमें क्या मजा है, ये तो बस कपड़े हैं, जाहिर सी बात है ये मुलायम है, यह कुछ भी नहीं है खास। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि मोरी अन्य बच्चों की तरह ही कपड़ों पर जोश से पैर मार रहे हैं। वह मुलायम एहसास का पूरी तरह से आनंद ले रहे थे और अपने पैरों से और भी जोर से दबाने लगे, जोर से हंसने लगे। ये देखकर उसके दोस्त ने चेतावनी दी, अगर तुम बहुत जोर से दबाओगे तो कपड़े फट सकते हैं या खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहो। तभी किसी ने पीछे से उस लड़की का नाम पुकारा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की को उसे हाथ ऊंचा करके लहराते हुए देखा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बिना किसी हिचक के उसने उत्साह पूर्वक हाथ में पकड़ी सारी चीजें फेंक दी और लड़की की ओर दौड़ पड़ी, ऊर्जा और खुशी से भरी हुई। लड़की ने उसे जोर से गले लगाया और दोनों रोने लगे। तभी हमें एहसास होता है कि वह उसकी माँ है जो अंततः उसे वापस लेने आई है। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी माँ कभी नहीं। लड़की अपनी माँ को कसकर गले लगाती है और खुशी के आंसू बहाती है। उसने अपनी माँ को बहुत याद किया था। इसी बीच दूसरे बच्चे अपनी जगह पर रुककर उन्हें देखते हैं। वे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। मोरी को गहरा एहसास होता है कि यह उसकी माँ है। वे इतने रो रहे थे कि उसे अपने माँ के बारे में और जानने की इच्छा होने लगी, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। दृश्य बदलता है और मोरी का दोस्त उससे विदा लेने आता है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वह बहुत रोया था। उसकी सूजी हुई आंखें उसके दुख को प्रकट करती हैं। उसके दोस्त की माँ उसे ले जाने के लिए आई थी और अब वह इस जगह को छोड़ रहा था। मोरी का दोस्त उससे प्यार से बात करता है और कहता है कि वह अच्छे से खाए और अपना ख्याल रखे। वह मोरी को उसके जूते और उसकी सारी चीजें देती है, यह कहते हुए कि अब वह बिना जूते के मत दौड़े क्योंकि इससे उसे चोट लग सकती है। उसका दोस्त यह सब रोते हुए कहता है। फिर वह मोरी को गले लगाता है और अचानक मोरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उसका दोस्त जा रहा है और कभी नहीं इसे सीन इंडी वापसी। उसका दोस्त कहता है हमेशा खुश रहना और मोरी उसे जोर से गले लगाता है। फिर दृश्य में उसका दोस्त अपनी माँ के साथ खड़ा सबको अलविदा कहते हुए दिखाई देता है। कुछ दूरी से सभी बच्चे हाथ हिलाते हैं और खुशी खुशी रोते हुए विदा लेते हैं, लेकिन मोरी पूरी तरह से चुप रहता है, बस उन्हें देखता रहता है जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। बाद में मोरी एक पहाड़ी पर जाता है। अपने दोस्त के जाने से उदास महसूस कर रहा है। वहाँ बैठकर वह सोचने लगता है कि उसकी अपनी माँ कौन हो सकती है। फिर मोरी अपने कपड़ों में छुपाए गए सभी पत्र निकालता है।
अब वह अकेला है क्योंकि उसके दोस्त जा चुके हैं, इसलिए वह सारे पत्र अपने कपड़ों के अंदर ही छुपा कर रखता है ताकि महसूस न हो सके। अकेला मोरी गहरी उदासी के साथ पत्रों को देखता है और उसने जो सभी उपहार प्राप्त किए थे उनके बारे में सोचने लगता है। वह एक पत्र उठाता है और उसे सूंघता है, जिसे सूंघकर एक बहुत ही सुखद सुगंध महसूस होती है। मोरी अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था, याद कर रहा था कि जब वह उसकी माँ को गले लगाती थी तो वह कितनी खुश दिखती थी। वह सोच रहा था कि जिसने उसे ये सभी उपहार और पत्र भेजे वह शायद उसकी माँ हो सकती है, जो उससे बहुत प्यार करती है। इसके विश्वास में मोरी ने देर रात अपने सभी सामान पैक करना शुरू कर दिया। फिर हम उसे अनाथालय के बाहर अपने बैग के साथ खड़ा देखते हैं। वह अपनी माँ की खोज में निकलने वाला था, उस जगह को एक आखिरी बार देखता जहाँ उसने घर कहा था। अपना हाथ उठाकर उसने दूर से अलविदा कहा और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही चलते चलते मोरी अंततः खुद को एक रेलवे ट्रैक पर पाया। जंगल के माध्यम से जाने के बजाय उसने ट्रैक का अनुसरण किया, यह न जानते हुए कि आगे क्या है, क्योंकि वह तो बस एक छोटा बच्चा था। इस विशाल दुनिया में उसे मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास केवल पत्र थे और उसका अडिग विश्वास कि वह किसी दिन अपनी माँ को ढूंढ लेगा। जब वह करता तो उसने कल्पना की थी कि वह उसे कसकर गले लगाएगा, जैसे उसके दोस्त ने अपनी माँ को गले लगाया था। फिर हम कुछ गायों को देखते हैं और एक गाय मोरी के गाल को चाटती है। मोरी वहीं सो रहा था और गाय उसे चाट कर जगा देती है। उसके गाल पर मोरी जाग जाता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। फिर वह बाहर कदम रखता है और हम देखते हैं कि वह एक ट्रेन के अंदर है। बाहर देखते हुए वह यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ जा रहा है। ट्रेन उसे उसकी मूल जगह से दूर ले गई थी और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती है और मोरी ट्रेन से उतर जाता है। वह प्यार से ट्रेन को अलविदा कहता है जब वह चली जाती है। जब वह चारों ओर देखता है तो वह खुद को एक रेगिस्तान में पाता है जहाँ कहीं भी लोगों के निशान नहीं है। दृष्टि में मोरी खुले आकाश के नीचे रेगिस्तान के बीच में पूरी तरह अकेला है। वह चलना शुरू करता है, यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, बस लंबे समय तक आगे बढ़ता रहता है। वह स्थान को ध्यान से देखता है जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुड़कर वह देखता है कि कुछ आदमी बाइक पर बंदूकें चलाते हुए उसकी ओर दौड़ रहे हैं। यह देखकर मोरी बेहद डर गया और सभी लोग मोरी को देखकर उसका पीछा करने लगे। मोरी डरा हुआ दौड़ने लगा, लेकिन क्योंकि लोग बाइक पर थे और वह बहुत छोटा था, वह तेजी से नहीं दौड़ पाया। लोग आसानी से उसे घेर लिया। इस बीच कोई दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब समूह ने मोरी को पकड़ लिया तो वे आपस में चर्चा करने लगे, यह कहते हुए कि यह पहली बार था जब उन्होंने एक मानव, उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, तो यह एक मानव है। मोरी अचानक जंगली हो गया, बैठ गया और अजीब चेहरे बनाने लगा, जिससे पुरुष भ्रमित हो गए। वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मोरी वास्तव में मानव है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी एक नहीं देखा था। पहले पुरुषों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी, सोचने लगे कि इंसान इतने छोटे क्यों होते हैं और उनकी टांगें इतनी छोटी क्यों होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास मोरी के साथ क्या करना है, इसके लिए एक अलग सुझाव था। एक ने सुझाया, चलो उसे बेच देते हैं, हम बहुत पैसा कमाएंगे। दूसरे ने कहा, नहीं, चलो उसे खा लेते हैं, कौन जानता है वह कैसा स्वादिष्ट होगा। पर इस मोड़ पर हमें उनके चेहरों की एक झलक मिलती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मानव नहीं है। वे अपनी चर्चा जारी रखते हुए कहते हैं, वह इतना छोटा है, अगर हम उसकी सिर्फ एक टांग खा लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनमें से एक ने मोरी को खाने के लिए पकड़ने की कोशिश की। शित्साइट्रोस एक राक्षस उभरता है। उसके तेज नुकीले दांत हैं और उसके सिर पर 2 सींग हैं। राक्षस गहरी, अधिकार पूर्ण आवाज में बोलता है, तुम्हें यह खाने की अनुमति किसने दी? यह सुनते ही बाकी सब तुरंत उस राक्षस के सामने सिर झुका लेते हैं और विनती करने लगते हैं, बॉस कृपया हमें माफ कर दो। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विशाल राक्षस उनका नेता है। विशालकाय राक्षस अपनी पूरी ध्यान से मोरी की ओर देखता है, उसे ध्यान से परखता है। एक इंसान यहाँ कैसे आ गया, वह सोचता है। मोरी पहले से ही डरे हुए राक्षस को देखते ही जम जाते हैं। जैसे ही राक्षस की तेज आंखें उसे भेदती हैं, उसका डर और बढ़ जाता है। अचानक एक गोली की आवाज हवा में गूंजती है। एक गोली एक राक्षस के सिर पर लगती है, उसे फाड़ देती है। अन्य राक्षस सदमे और भय में हैं, इधर उधर घबराते हुए देख रहे हैं। यह एक गोली थी, उनमें से एक कहता है, यह कहां से आई, कौन, फायर किसने किया? राक्षसों में घबराहट छा जाती है क्योंकि वे चिंतित होकर अपने आसपास की तलाश करने लगते हैं, यह जानने में असमर्थ कि अब क्या होने वाला है। फिर वे देखते हैं कि कोई दूर से एक बाइक पर आ रहा है। बाइक पर एक बंदूक लगी हुई है और यह वही व्यक्ति है जिसने पहले से उन्हें देख रहा था और गोली चलाई थी। जैसे ही वह व्यक्ति करीब आता है, हम देखते हैं कि वह इंसान नहीं है, लेकिन एक राक्षस के सिर पर 2 सींग हैं और एक लाल रंग है और वह बाइक पर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। सभी राक्षस उसे देखकर घबरा जाते हैं। डर में वे चिल्लाते हैं, वह सवार है। हालांकि उनका बॉस शांत रहता है और कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस राक्षस आत्मविश्वास से कहता है, वह सिर्फ एक सवार है, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। यह सुनकर सभी राक्षस अपनी बंदूकें सवार पर चलाने लगते हैं, लेकिन दानव अपनी बाइक इतनी तेजी से चलाता है कि कोई भी गोली उसे नहीं लगती। ये देखते हुए बॉस राक्षस ने
सीधा राइडर पर हमला करने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, जिससे इलाके में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। बॉस राक्षस मान लेता है कि उसने राइडर को मार दिया है, लेकिन अचानक सवार की बाइक हवा में उड़ DH जाती है, विस्फोट से सुरक्षित। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर ऊपर देखता है, सवार अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जो एक उच्च तकनीकी हथियार है जिसमें विशाल शक्ति है। यह गोली इतनी विनाशकारी है कि वह सभी मॉन्स्टर को एक ही पल में मार देती है, उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ती। भागने में सफल होता है। एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। राक्षस अब विनाश के बीच खड़ा होकर एक भयावह आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना मेरे क्षेत्र में घुसने की? फिर वह मोरी की ओर मुड़ता है, उसे डरावनी नजर से घूरते हुए ढंग से। राक्षस की आंखें चमकती हैं और उसकी भयानक उपस्थिति, जिसमें अनगिनत आंखें और एक डरावनी अभिव्यक्ति शामिल है, उसे एक बुरे सपने जैसा बना देती है। मोरी पूरी तरह भयभीत, एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता, डर से अभिभूत है, लेकिन मोरी डर से नहीं दबता। इसके बजाय वह गुस्से में राक्षस को घूरता है, उसे डराने की कोशिश करते हुए। हालांकि राक्षस सिर्फ मोरी के प्रयास पर मुस्कुराता है। अचानक राक्षस के पीछे एक छोटा उड़ने वाला रोबोट दिखाई देता है और मोरी को सिर से पांव तक स्कैन करना शुरू करता है। विस्तृत स्कैन के बाद रोबोट राक्षस को रिपोर्ट करता है, यह एक इंसान है। राक्षस मोरी को आश्चर्य से देखता है, जैसे उसने पहली बार कोई इंसान देखा हो। कुछ क्षण बाद आश्चर्य से राक्षस की अभिव्यक्ति मुलायम हो जाती है और वह अप्रत्याशित रूप से कोमल स्वर में मुस्कुराता है। वह कहता है, अरे नमस्ते, आप कैसे हैं छोटे लड़के? मोरी पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे उम्मीद थी कि राक्षस निर्दयी या खतरनाक व्यवहार करेगा, लेकिन इसके बजाय राक्षस की दयालु मुस्कान और मित्रतापूर्ण शब्द उसे उलझन में डाल देते हैं। वह आश्चर्य करता है, एक राक्षस मुझसे इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रहा है? राक्षस गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम खो गए हो छोटे लड़के, क्या तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहोगे? यह AIA है, एक रोबोट जिसे मैंने बनाया है। राक्षस मोरी से उसी कोमल स्वर में बात करता है और छोटे उड़ने वाले रोबोट की ओर संकेत करता है। फिर राक्षस बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर वापस ले जाऊंगा। मैं डरावना लग सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में बहुत दयालु हूँ। मेरे साथ आओ, डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर मोरी का चेहरा खुशी से चमक उठता है और उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान फैल जाती है। राक्षस इसे देखकर हंसता है और कहता है, मेरे करीब से चलो छोटे, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें घर पहुँचाऊंगा सफर में। लेकिन जैसे ही वे चलते हैं, राक्षस की भाव भंगिमा बदल जाती है। वह गहनता से सोचने लगता है और उसके सही इरादे सतह पर आने लगते हैं। उसका दयालु स्वभाव सिर्फ एक दिखावा था, उसका असली चेहरा दुष्टता से तोड़ मरोड़ कर सामने आया। वह राक्षस अब भी डरावनी मुस्कान लिए हुए गुप्त रूप से मोरी को खाने की योजना बना रहा है। उसकी सारी दयालुता और मित्रतापूर्ण शब्द सिर्फ मोरी का विश्वास जीतने के लिए चालबाजी थी। अब उसके विचार साफ हैं, यह छोटा इंसान कितना स्वादिष्ट होगा। स्वाद? वह अंधेरे में हंसता है, जबकि मोरी खतरे से अनजान मासूमियत से उसका अनुसरण करता है। मोरी को राक्षस की सच्ची मंशाओं का कोई अंदाजा नहीं है और वह उसके पीछे पीछे चलता रहता है। इस बीच राक्षस के दिमाग में तेजी से विचार आ रहे हैं। विचारों, वह सोचता है, क्या इंसान को खाना अवैध है? शायद नहीं, मैंने कभी इंसान नहीं खाया है, लेकिन सुना है कि वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हालांकि जब दानव मोरी को देखता है, वह सोचता है, लेकिन यह इतना छोटा है, इसे खाकर संतोष नहीं होगा और यह मुझे भर भी नहीं पाएगा। हो सकता है इसे बेचना बेहतर हो। अगर इसे जिंदा भेजूं तो मुझे अधिक कीमत मिलेगी। इस सोच के साथ राक्षस मोरी को मारने का इरादा छोड़ देता है। इसके बजाय वह उसे जीवित रखने और लाभ के लिए बेचने की योजना बनाता है। इस बीच मोरी उड़ते हुए रोबोट से मोहित हो जाता है। चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और उसकी हैरानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। चेहरा मोरी के चेहरे पर मासूम उत्साह राक्षस के दिमाग में चल रही काली योजनाओं से तीव्र विरोधाभास रखता है। राक्षस की नजर अचानक मोरी के कपड़े और बैग पर ठहर जाती है, जो असामान्य रूप से महंगे लगते हैं। जैसे ही वह उन्हें ध्यान से देखता है, मोरी की चादर पर एक अजीब चिन्ह उसकी नजर में आता है। मदद का नाटक करते हुए राक्षस मोरी के पास जाकर कहता है, अरे तुम्हारे कपड़ों पर कुछ है। जब वह प्रतीक का निरीक्षण करता है तो उसका हाव भाव तुरंत बदल जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही हैं और उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। राक्षस उस चिन्ह को पहचानता है, समझते हुए कि यह एक शक्तिशाली और खतरनाक परिवार से संबंधित है। क्या यह हो सकता है? ये लड़का निश्चित रूप से एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से आता होगा। वह सोचता है। घबराहट में ऐसे परिवार से टकराने का डर उसे पकड़ लेता है। तुरंत मोरी के कपड़े छोड़ते हुए दानव हकलाते हुए कहता है, तुम जानते हो क्या, बहुत देर
देर हो रही है और मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण करना है। अचानक राक्षस अपनी बाइक पर सवार हो जाता है। उसकी आवाज कांप रही है जब वह मोरी को विदा करता है। मुझे विश्वास है कि तुम रास्ता ढूंढ लोगे। तुम होशियार हो, सही? शुभकामनाएं बच्चा, मुझे जाना है। सच में बहुत व्यस्त हूँ। तुम देखते ही देखते प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना राक्षस अपनी बाइक पर तेजी से चला गया, मोरी को वहां अकेला और भ्रमित छोड़ते हुए। रेगिस्तान। अपनी बाइक चलाते समय वह खुद से बात करने लगता है। वह चिन्ह, मुझे यकीन है कि यह वही चिन्ह है। शायद उसे इसके बारे में कुछ पता है। वह जोड़ता है, अगर मैंने उस बच्चे के साथ कुछ किया तो मेरी जान जा सकती है। यह सब उसका रोबोट सुन लेता है, जो कहता है, क्या तुम इसे डर के मारे भागना कहते हो? शैतान। अब अपना मुंह बंद करो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर वो बोला, मैं इतना डर गया था कि मेरा गला सूख गया। अचानक उसके सामने एक पानी की बोतल आ जाती है। वह सारा जोर लगाने के कारण भारी पसीने में रहता है और कहता है, धन्यवाद। पानी पीना शुरू करने से पहले तभी उसे एहसास होता है उसे किसने दिया, यह बोतल किसने दी। जब वह अपनी बाइक के नीचे देखता है तो वह देखता है कि मोरी बाइक के नीचे साइलेंसर पर बैठा है। दानव गुस्से में मोरी पर चिल्लाता है, तुम मेरी बाइक पर कब चढ़े? ये सब कैसे हुआ? मोरी अनजान, दानव की बात का एक शब्द भी समझ नहीं पाता। निराश होकर दानव मोरी को बाइक से उतारने की कोशिश करता है। हालांकि दानव आगे की सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसका पूरा ध्यान मोरी पर ही रहता है। अचानक बाइक एक चट्टान से टकरा जाती है और दोनों बाइक के साथ नीचे गिर जाते हैं। जब राक्षस को होश आता है तो पहले से ही रात हो चुकी होती है। वह खुद को रेत पर लेटे हुए पाता है, अपने सिर को दर्द में पकड़े हुए। जब वह नीचे देखता है तो वह नोटिस करता है कि उसके शरीर पर कई कागज चिपके हुए हैं, जिन पर अजीब अक्षर लिखे हुए हैं। मोरी के पत्र। उसके बगल में एक छोटा खिलौना भी पड़ा है। यह सब देखकर राक्षस पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है और कागजों को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रहता है। उलझन में राक्षस कागज के एक टुकड़े को उठाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसे महसूस होता है कि यह एक पत्र है। जैसे ही वह पढ़ रहा होता है, पढ़ते समय मोरी अचानक अपना चेहरा कागज के पास ले आता है, जिससे राक्षस डर के मारे चीख उठता है। मोरी उसे जिज्ञासा से देखते हैं, जबकि रोबोट कहता है, आखिरकार तुम जाग गए। फिर रोबोट घुड़सवार को बताता है कि उसने मोरी को सूचित किया था कि घुड़सवार का शरीर का तापमान गिर रहा था और वह बीमार हो सकता है। इसीलिए मोरी ने जो कुछ भी उसके पास था, जैसे पत्र, खिलौने का उपयोग करके राक्षस को ढक कर गर्म रखा। उसने बीमारी से बचाने के लिए आग भी जलाई। यह सुनकर भ्रमित राक्षस कहता है, धन्यवाद। फिर रोबोट कहता है, लगता है सवार प्यासा है। राक्षस सहमत होता है और कहता है कि उसे पानी चाहिए। यह सुनकर मोरी दौड़ पड़ता है। राक्षस उसे देखता है। भ्रमित मोरी वापस पानी की बोतल लेकर आता है, लेकिन एक पत्थर से ठोकर खा जाता है। पानी राक्षस पर गिर जाता है और उसे पूरी तरह से भिगो देता है। मोरी हैरानी और भ्रम में राक्षस को देखता है। स्पष्ट रूप से यह होने की उम्मीद नहीं करता था। जैसे ही पानी बिखरता है, मोरी जल्दी से पत्र उठाने लगता है ताकि वे गीले न हो। ऐसा करते समय राक्षस एक पत्र पर चिन्ह देखता है और कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वही प्रतीक है, पैच। पैच IM की 7 उंगलियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, एक शक्तिशाली अस्तित्व जिसे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत माना जाता है। केवल पैच के मालिक और जिनको वे अनुमति देते हैं, वे इसके प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई और इसका उपयोग करने या इसे अपमानित करने की कोशिश करता है, वे अनिवार्य रूप से अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, जितनी जल्दी वे कल्पना कर सकते हैं। ये एक चेतावनी है, जब तक आप परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, पैच के साथ खिलवाड़ न करें। ये देखकर सवार सोचता है, हर एक पत्र पर यही निशान है और एक इंसान, इतना छोटा बच्चा, इस निशान वाले पत्र प्राप्त कर रहा है। पत्रों के लिए उपयोग किए गए कागज की इतनी कीमत है कि उससे 1 महीने का राशन खरीदा जा सकता है। ये देखकर सवार सोचता है, अगर मैं इस बच्चे को वापस ले जाऊं तो मुझे भी बड़ा इनाम मिलेगा। फिर दृश्य बदलता है। हमें दिन का दृश्य दिखाया जाता है। रोबोट की बैटरी कम हो गई है और सवार उसे कहता है, जाकर आराम करो और अपनी बैटरी चार्ज करो। फिर सवार बाइक से अपनी बंदूक लेता है और अचानक बाइक गायब होने लगती है। शायद बाइक ही रोबोट है जो आराम करने पर गायब हो जाती है, इसलिए वे पैदल चलना शुरू करते हैं। चलते समय सवार खुद से बात करता है, मैं एक जीवनदाता हूँ, एक छोटे बच्चे की मदद कर रहा हूँ। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये पहली बार हो सकता है कि वह किसी की मदद कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वह सिर्फ बच्चे का उपयोग खाना पाने के लिए करना चाहता था। इस बीच एक छिपकली किनारे से उन्हें देखती है। वे चलते रहते हैं क्योंकि छिपकली दूसरी छिपकली से मिलती है। दोनों छिपकलियां प्यार में पड़ जाती हैं और पीछे से सवार कहता है, मैं कोई हूँ जो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी बच्चे। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा। छिपकलियों के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक मर जाती है। पीछे की तरफ सवार और मोरी चल रहे हैं। सवार मोरी को बताता है कि वह कितनी तेजी से सवारी कर सकता है और अपनी रोमांचक कहानियों के बारे में बताता है।
अचानक मोरी एक जगह पर रुक जाता है और सवार देखता है। वह सोचता है कि मोरी क्यों रुका। पहले वह सोचता है कि शायद मोरी थका हुआ है, लेकिन सवार बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आप से बुदबुदाता है, धैर्य अच्छी चीज है, इसे मत खोना वरना तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। सवार पहले से ही नाराज है क्योंकि जब वह बात कर रहा था मोरी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और किसी और चीज में व्यस्त था। फिर मोरी बैठ जाता है और सवार को देखता है। उसके मुंह में एक कीड़ा है, वह शायद इसे भूख के कारण खा रहा था। सवार यह देखकर जोर से चिल्लाता है और दौड़ता हुआ आता है। वह जल्दी से मोरी का मुंह अपने हाथों से खोलता है और चिल्लाता है, थूक दो, तुम क्या खा रहे हो, इसे मुंह से निकालो। मोरी लगभग कीड़े को चबाने और निगलने ही वाला था, लेकिन सवार ने किसी तरह समय पर उसे बाहर निकाल लिया। सवार मोरी को कड़वे शब्दों में डांटता है, अगर तुम बिन जाने कुछ खा लोगे तो मर सकते हो। लेकिन मोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कहीं और देखता है, पूरी तरह से सवार के शब्दों को अनसुना करता है। इससे सवार और भी गुस्सा हो जाता है। मोरी के गाल पकड़कर वह दृढ़ता से कहता है, मेरी तरफ देखो। फिर सवार अपने हाथ में कीड़ा पकड़कर समझाता है, अगर तुम किसी कीड़े को नीले पैरों या नीला दिखने वाले हिस्सों के साथ देखते हो तो उसे मत खाओ, वह जहरीला हो सकता है और यह कीड़ा जो तुम खाने वाले थे जहरीला है, तुम मर सकते थे। फिर सवार मोरी को अन्य खतरों के बारे में सिखाना शुरू करता है। वह समझाता है, अगर तुम किसी मशरूम को उसकी जड़ों के साथ सूजा हुआ और गोल देखते हो तो उसे मत खाओ, यह भी जहरीला हो सकता है। और अगर आपको कभी कोई कीड़ा पूरी तरह से नीला मिले तो उसे कभी न खाएं, वह पूरी तरह से जहर से भरा होता है। सवार मोरी को शिक्षक की तरह समझा रहा था। सवार ने मन में सोचा, शायद अब कोई समस्या नहीं होगी, अगर उसे समझ में आ जाए तो मोरी जहरीली चीजें नहीं खाएगा और उम्मीद है कि इसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद हम कुछ मजेदार दृश्य देखते हैं। एक में मोरी सवार की बाइक पर कुछ बनाता है, दूसरे में एक जीवित कैक्टस है और मोरी उसे छूने की कोशिश करता है। दूर से सवार चिल्लाता है, ऐसा मत करो, उसके पास मत जाओ। चेतावनी के बावजूद मोरी एक रेतीले दलदल में फंस जाता है। जब सवार उसे डांटता है तो मोरी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह आगे चलने से मना कर देता है और बैठ जाता है। सवार पूरे दिन मोरी के पीछे दौड़ता रहता है, उस पर नजर रखता है और पूरी तरह से थक जाता है। रात में वह लेट जाता है, उसके चेहरे पर थकावट साफ झलकती है। वह बड़बड़ाता है, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। सवार मोरी की तरफ देखता है जो आग के पास बैठकर चित्र बना रहा है। वह राइडर मोरी के पास जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। मोरी मीठी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ता है और उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी अभिव्यक्ति होती है। मोरी की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह थी अत्यंत प्यारा। राइडर समझ नहीं पाया कि वह चित्र क्या था या मोरी क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर राइडर ने एक नेम प्लेट देखा जिस पर मोरी लिखा हुआ था। इसे देखकर उसने समझा कि बच्चे का नाम था मोरी। उसके बाद मोरी ने एक और चित्र दिखाया। इसमें राइडर, रोबोट और खुद मोरी थे। चित्र बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए राइडर ने उससे पूछा, ये काला धब्बा कौन है। मोरी ने अपनी उंगली उठाकर संकेत दिया कि वह राइडर था, क्योंकि वह नहीं कर सका स्वयं से। राइडर ने हैरान होकर कहा, क्या यह मैं हूँ, और जोर से चिल्लाया, मैं इतना बुरा नहीं दिखता। यहाँ तक कि तो राइडर ने चित्र को अपने हाथ में लिया और उसे लंबे समय तक देखता रहा। शायद उसे वास्तव में यह पसंद आया। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसका चित्र बनाया था, इसीलिए वह लंबे समय तक चित्र को देखता रहा। रोबोट ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम इस चित्र को देखकर बहुत खुश लग रहे हो राइडर। राइडर ने झूठ कहा, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। किसने कहा यह? फिर रोबोट मोरी की ड्राइंग देखने गया और कहा, यह गोल सपाट आकार, यह मैं ही हूँ। रोबोट ने टिप्पणी की, क्या प्रतिभाशाली बच्चा है, उसे बस थोड़ी सी मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं इस चित्र को 50 अंक दूंगा। मोरी कुछ भी समझ नहीं पाया और बस आश्चर्य से रोबोट को देखता रहा। इस बीच राइडर पीछे खड़ा होकर मोरी को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि राइडर मोरी को पसंद करने लगा था। आखिरकार मोरी इतना प्यारा था कि कोई भी अंत में उसे पसंद करने लगेगा। फिर मोरी, राइडर और रोबोट सभी ने मिलकर चित्र बनाना शुरू किया। रोबोट मोरी को सही तरीके से चित्र बनाना सिखाने लगा। वे पूरी रात मोरी के साथ बिताते रहे, उसका चित्र बनाना अभ्यास करते हुए, जबकि राइडर देख रहा था और रोबोट उसे धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन कर रहा था। अगले दृश्य में सुबह दिखाई देती है। राइडर अपने हाथ में एक कंपास लिए हुए है, दिशा समझने की कोशिश कर रहा है। कंपास एक उन्नत तकनीकी उपकरण जैसा लग रहा था। फिर हमने राइडर को एक पहाड़ी पर अपने रोबोट के साथ खड़ा देखा। वह कंपास का उपयोग करके रास्ता खोज रहा था और अंततः सही रास्ता पा लिया। मुड़ते हुए राइडर ने कहा, अगर हम इस पहाड़ी को पार कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, उसने देखा कि मोरी ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय मोरी ने कुछ देखकर दौड़ लगा
लगा दी, राइडर की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। राइडर अभी भी पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर से गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन मोरी हमेशा की तरह नहीं सुना। परेशान होकर राइडर ने आंखें सिकोड़ कर देखा कि मोरी किस चीज से इतना मोहित था। उसने देखा कि मोरी एक छोटे जानवर के सामने खड़ा था जो उसकी ही तरह आकार में था। ये कुछ ऐसा था जिसे मोरी ने पहले कभी नहीं देखा था। मोरी ने सावधानी से प्राणी के पास जाकर देखा। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। वह खड़े होकर जानवर को करीब से देखते रहे और फिर अपने मासूम तरीके से संवाद करने की कोशिश की। हालांकि छोटे जानवर ने मोरी से डर महसूस किया और तुरंत अपने मित्र को बुलाया। कुछ पल बाद उसके प्राणी का मित्र आया। वह दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा था और उसकी उपस्थिति डराने वाली। बिना किसी झिझक के जानवर ने अपनी आग लगी पंजे वाली हाथ को मोरी पर रखा। उसकी नुकीली नाखूनें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और कुछ ही सेकंड में आग ने मोरी के कपड़े जला दिए। आग तेजी से फैल गई जिससे ऐसा लगने लगा कि जैसे मोरी खुद जल रहा हो। यह देखकर राइडर घबरा गया। उसका चेहरा डर से भर गया। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, यह बच्चा कभी नहीं सुनता, और मोरी की तरफ दौड़ा जैसे जितनी तेजी से हो सके। राइडर गुस्से और डर से भरा हुआ अपनी बंदूक निकालकर जानवरों पर चेतावनी के लिए गोली चलाई और चिल्लाया, क्या कर रहे हो, दूर रहो। उनके प्रतिक्रिया देखे बिना वो मोरी की ओर भागा। जैसे ही वह दौड़ा उसके दिल की धड़कनें डर से तेज हो गईं। कृपया मरना मत, उसने सोचा। बेचैन होकर वह मोरी तक पहुंचा जो आग में घिरा हुआ था। जब राइडर मोरी को छूने वाला था तो उसने देखा कि आग और भी तीव्र हो गई है। उसका रंग गहरा और डरावना लाल हो गया है। लपटें मोरी को आग के गड्ढे में और गहराई तक खींचती दिखीं। जैसे ही राइडर ने खतरा महसूस किया उसका चेहरा डर से मरोड़ खा गया। राइडर सोचता है, अगर मैं उसे बाहर खींचने की कोशिश करूं तो मैं भी उसके साथ जल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह मरा हुआ ही समझो। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब कुछ असाधारण हुआ। मोरी के पहने हुए लबादा हवा में फड़फड़ाने लगा जैसे उसमें जान हो। अग्नि जो उसे खा रही थी अचानक गायब होने लगा। चोगे में खींचा जा रहा था। कुछ ही क्षणों में आग गायब हो गई। राइडर और एनिमल स्तब्ध खड़े थे। यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो वे थे। देख रहे थे मोरी को खा जाने वाली आग लबादे में गायब हो गई और मोरी बिल्कुल सुरक्षित थे। न कोई जलन, न कोई चोट। ऐसा लग रहा था कि मोरी की मां द्वारा दिया गया लबादा जादुई था और इसलिए वह सुरक्षित थे। राइडर का मुंह हैरानी में खुला था। मोरी की ओर चिंतित और राहत से देख रहा था। उसने पूछा, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? मोरी, वह घुटनों के बल बैठ गया। मोरी का हाथ पकड़कर कहा, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि तुम मर जाओगे। अचानक उसके मन में उस जानवर की याद आई और उसे याद आया कि वह उसे गोली मारने वाला था। लेकिन जब उसने जानवर को फिर से देखा तो उसने देखा कि वह उसके दोस्त की रक्षा कर रहा था और गुस्से में जोर से चिल्ला रहा था। राइडर ये नहीं समझ पाया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने गुस्से में उसने जानवर पर चिल्ला दिया,